इम्यूनिटी इम्यूनिटी को हम इस तरह बता सकते हैं कि द कैपेबिलिटी ऑफ द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द इन्फेक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एनी फॉरेन पार्टिकल्स, यानी जो क्षमता होती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन या किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के एंट्री को रोकने की क्षमता, उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। यानी इन्फेक्शस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनसे बीमारी हो सकती है, या कोई भी पार्टिकल्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं लिविंग सिस्टम को, तो उसको रेजिस्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। यानी इम्यूनिटी जो है ये एक तरह से बैलेंस्ड स्टेट है, यानी एक हेल्दी लिविंग सिस्टम का, हेल्दी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स या किसी भी इन्फेक्शस एजेंट्स जो डिजीज का काज कर सकते हों, उसमें जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म शरीर में होती है जिससे कि वो इन्फेक्शस पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स रिकॉग्नाइज होकर के और एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तो ये सब सारी प्रोसेस जो है वो इम्यून सिस्टम में या इम्यूनिटी में आती है। तो इम्यूनिटी जो है जनरली दो तरह की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी ये फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म है और ये जितने भी मेटाजोन्स हैं सब में होती है, और ये सेमी स्पेसिफिक है और इन्फेक्शन या फॉरेन पार्टिकल्स के एंट्री को रोकती है, और इसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। और इसमें दो प्रोसेस जनरली इंक्लूड होती हैं, इन्फ्लेमेटरी और फेगोसाइटोसिस। यानी ये एसिड या कोई केमिकल सिक्रीट करके, या इसके अलावा जो है इनगल्फमेंट ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स बाय द स्पेशलाइज्ड सेल, यानी किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जैसे माइक्रोफेज है, तो वो उनको इनगल्फ करके उनको डाइजेस्ट करके निकाल देता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है इन्नेट इम्यूनिटी में आती है। ये सेमी स्पेसिफिक प्रोसेस है, फॉरेन पार्टिकल्स में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती, और ये जो है किसी भी स्तर से हो सकती है, यानी किसी भी लेवल पर हो सकती है, और ये प्राइमरी डिफेंस लाइन है ऑफ द इम्यून सिस्टम। एडाप्टिव इम्यूनिटी ये एक तरह से हम इसको स्पेसिफिक कहते हैं, और ये बर्थ के 1 या 2 ईयर्स तक जो है इसकी सेल्स डेवलप होती हैं। तो यानी इसको एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और इसमें बेसिकली ये बहुत एडवांस टाइप की इम्यूनिटी होती है, और इसमें लिम्फेटिक सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो लिम्फेटिक सेल्स इन्वॉल्व होने का मतलब कि इसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और एंटीबॉडीज़ बनेंगी तो वो एक स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट ही बनेंगी। यानी इसमें ये क्षमता होती है कि वो सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ को डिफ्रेंशिएट कर सके। तो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट कोई इम्यून रिस्पांस डेवलप नहीं होता है इन द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जब कोई भी एंटीजन मीन्स कि जो फॉरेन पार्टिकल्स है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इन्फेक्शस माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया, वायरस, या कोई अन्य पार्टिकल्स, जिसके जो एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया को इनिशिएट कर सके, उसको हम एंटीजन भी कहते हैं। तो एंटीजन जो है जब एंट्री करेगा, उसको जो है सेल्स डिफ्रेंशिएट कर लेंगी कि वो सेल्फ है कि नॉन सेल्फ है। नॉन सेल्फ एंटीजन यदि होगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी और उसके कॉम्प्लीमेंट्री बनेगी, मीन्स कि उस एंटीजन के स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगी, और उस इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो फिर एलिमिनेट हो जाएगा। और इसकी मेमोरी यदि बाद में उसी तरह का इन्फेक्शन दोबारा होता है या उसी तरह का एंटीजन पुनः एक्सपोज होता है, तो एंटीबॉडी तुरंत बन जाएगी। यानी सुपर इन्फेक्शन में यदि होता है तो एंटीबॉडी तुरंत बनेगी, यानी उसकी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल्स या मेमोरी सेल्स बन जाती हैं। तो खासकर एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये क्षमता होती है कि ये हाईली स्पेसिफिक होता है,
एंटीजन के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडी बनती है, लिम्फोसाइटिक सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, और सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होती है। यानी ये यदि वही एंटीजन दोबारा एक्सपोज होता है तो इम्यून रिस्पांस बहुत तेज़ी से रैपिड इम्यून रिस्पांस होगा, यानी उसमें मेमोरी सेल्स पहले से बनी रहेगी और उसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन करके और एंटीजन एलिमिनेट हो जाएगा। तो इम्यून सिस्टम जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है या एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी जो होती है, यदि कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है, तो ये एक तरह से नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। यानी बाद में वही इन्फेक्शन यदि होता है तो चूंकि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इस सिस्टम में होती है तो इसकी वजह से रैपिड इम्यून रिस्पांस की वजह से वो एंटीजन एलिमिनेट हो जाता है। आर्टिफिशियल यानी हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी या एंटीजन से ऑर्गेनिज्म को एक्सपोज कराते हैं। तो आर्टिफिशियल जो है इम्यूनिटी ये दो तरह से हो सकती है, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी देते हैं, यानी हम एंटीबॉडी कहीं अलग से जनरेट करके और उससे एक्सपोज कराएंगे, तो इसमें इम्यून रिस्पांस होने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यदि हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी देंगे तो इम्यून रिस्पांस डेवलप नहीं होगा। तो इस तरह यदि इम्यून रिस्पांस ना डेवलप हो और हम ऑर्गेनिज्म को जो है इम्यूनाइज्ड करें, तो इस तरह के इम्यूनिटी को हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में हम एंटीजन से एक्सपोज कराते हैं ऑर्गेनिज्म को, यानी उसमें एंटीजन का एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाता है। तो एंटीजन यदि हम देंगे तो उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस डेवलप होगा और उस तरह से जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस की जाएगी उसको हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनाइजेशन। यानी एक्टिव इम्यूनाइजेशन में इम्यून रिस्पांस इनिशिएट किया जाता है और पैसिव इम्यूनिटी में इम्यून रिस्पांस नहीं होता है, केवल हम एंटीबॉडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी दे देते हैं और वो डिजीज से प्रोटेक्ट हो जाता है। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है ये तभी संभव है जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी हो। तो कुछ नेचुरल इम्यूनाइजेशन जैसे एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर जाती है, तो इस तरह से वो नेचुरल इम्यूनाइजेशन हो जाता है, यानी वो नेचुरली प्रोटेक्ट हो जाती है। तो इम्यूनिटी जो है ये स्पेसिफिक टर्म है और इससे जो है किसी भी एंटीजन मीन्स इन्फेक्शस एजेंट्स, बैक्टीरिया, वायरस या कोई अन्य पार्टिकल जो शरीर में एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर दे या इनिशिएट कर दे, तो उसको हम जो है इम्यून रिस्पांस कहते हैं। और ये जो है स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक, जैसा हमने बताया, स्पेसिफिक जो है ये लिम्फेटिक सेल से मीडिएट होती है और नॉन स्पेसिफिक जो होती हैं या सेमी स्पेसिफिक जिसमें इन्नेट इम्यूनिटी आती है, वो कई तरह से सिक्रीटरी प्रोडक्ट है, जैसे लाइसोजाइम है, तो वो एक तरह से नॉन स्पेसिफिकली जो है एंटीजन को एलिमिनेट करता है। वो ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि कौन सा एंटीजन सेल्फ है या कौन सा नॉन सेल्फ है। ये क्षमता केवल एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होती है या एडाप्टिव इम्यूनिटी में होती है कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट करता है। सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी या कोई भी इम्यून रिस्पांस नहीं बनता। जनरली ये माना जाता है कि एंटीजन जो है वो प्रोटीन्स ही होते हैं। तो प्रोटीन्स हम लोगों की बॉडी में भी यानी यूकैरियोटिक सेल्स में लाखों तरह की प्रोटीन्स होती हैं, तो उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस क्यों डेवलप नहीं होता है? तो ये इसलिए नहीं डेवलप होता क्योंकि लिम्फेटिक सेल्स में या टी लिम्फोसाइट्स में ये क्षमता होती है कि उसके सामने जो फॉरेन एंटीजन है वही प्रेजेंट होता है, सेल्फ एंटीजन के लिए कोई प्रेजेंटेशन नहीं होता, तो इसके लिए वो कोई इम्यून रिस्पांस नहीं डेवलप होता। और उसका रीज़न ये है कि लिम्फोसाइट के डेवलपमेंट यानी मैचुरेशन के दौरान जो भी प्रोटीन उसके संपर्क में आ जाती है तो वो कंसीडर हो जाती है सेल्फ, और उसके
अगेंस्ट जो है लाइफ में कभी भी इम्यून रिस्पांस डेवलप नहीं होता है। जो प्रोटीन्स एक्सपोज नहीं होती हैं उनको वो नॉन सेल्फ में कंसीडर किया जाता है और उनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस डेवलप होता है। तो ये क्षमता केवल जो है लिम्फेटिक सेल्स में होती है और इसको हम एक्वायर्ड या एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो सेमी स्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक होती है और वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होती है, यानी जैसे इन्फ्लेमेशन है या फेगोसाइटोसिस है। फेगोसाइटोसिस में इनगल्फमेंट ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी, बाय द स्पेशलाइज्ड सेल, न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेज है, तो इसमें सब में फेगोसाइटिक एक्टिविटी होती है और वो उस पार्टिकुलर फॉरेन पार्टिकल्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के इनगल्फ कर लेती है। इनगल्फ करके जो है उसको डाइजेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से वो इम्यून सिस्टम प्रोवाइड या एक तरह से इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करती हैं जिससे कि वो फॉरेन सेल्स एलिमिनेट हो जाती है। तो तमाम फैक्टर्स होते हैं इसकी स्पेसिफिसिटी को मेंटेन करने के लिए या एडाप्टिव इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। नॉन सेल्फ के अगेंस्ट एंटीबॉडी का बनना और सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस का ना होना, यानी सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पांस नहीं होता है, इसको हम इम्यूनो टॉलरेंस भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नॉन सेल्फ एंटीजन यानी जो फॉरेन एंटीजन है उसका स्ट्रक्चर किसी सेल्फ एंटीजन से मैच कर जाता है, यानी सिमिलर हो जाता है। तो यदि इम्यून रिस्पांस डेवलप होता है तो उसमें सेल्फ एंटीजन यानी सेल्फ प्रोटीन्स भी जो है डीजनरेट होने लगती हैं, यानी उनका भी एलिमिनेशन होने लगता है और उससे जो है बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। यानी जब इम्यून रिस्पांस अपने ही किसी एंटीजन या ऑर्गन के अगेंस्ट होने लगे और उसको डैमेज करने लगे तो उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो इम्यून सिस्टम के लिए तमाम फैक्टर्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं जो नॉन स्पेसिफिकली जो है एक तरह से एक्टिव एंजाइम का रूप ले लेती हैं, 20-25 तरह की होती हैं जिनको हम C1 या C2 से डिवाइड करते हैं। ये भी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और ये एक्टिव होकर के जब फॉरेन एंटीजन एंट्री करता है तो ये एक्टिव होकर के और मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाती हैं और जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म है उसके सेल वॉल में ये एक होल बना देती हैं जिससे उसका सारा मटेरियल बाहर आ जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं या MHC है, मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये सब जो है प्रोवाइड, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट करने में ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं और सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन को डिफ्रेंशिएट करने में मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है और ख़ासकर इसका रोल जो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में या ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी में मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स रोल प्ले करते हैं। इम्यून रिस्पांस यदि इन्फ्लेमेशन या पेन या फीवर काज करता है तो ये एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं। ये भी संभव है इन द एलर्जिक रिएक्शंस की इसमें जो है इम्यूनोग्लोबुलिन ई यानी एंटीबॉडी ई होती है जिसकी वजह से जो है एलर्जिक रिएक्शंस होने लगती हैं क्योंकि उसमें मास्ट सेल का प्रोलिफरेशन होता है और हिस्टामीन सिक्रीट होता है। हिस्टामीन जो है ब्रोंकाइटिस है, फीवर है, रैशेज ऑन द स्किन है, तो ये सब एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, ये सब भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। ट्यूमर इम्यूनोलॉजी में हम देखें तो ट्यूमर स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं जिससे जो है ये कन्फर्म किया जाता है कि इसमें ट्यूमर है या नहीं है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई जाती है। या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन जैसा हमने बताया 2 तरह से वैक्सीन बन सकती है। एक जो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन जिसमें कि हम एंटीजन का यूज करते हैं और पैसिव इम्यूनाइजेशन जिसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडी का यूज करते हैं जिससे कोई इम्यून रिस्पांस डेवलप नहीं होता है और वो जो है ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है बाय द इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज। तो इस तरह से जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी एक तरह से बैलेंस स्टेट है लिविंग सिस्टम की। मीन्स कि यदि कोई इन्फेक्शन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स का होता है और बॉडी में जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो उसको रेजिस्ट करती है या रेजिस्ट करने की क्षमता, कैपेबिलिटी ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द फॉरेन पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी।